मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नजर आता है। पहले भी ईरान को बातचीत का मौका मिला लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ, जिसके बाद हमने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका को मुज़ाकरात ओमान मुंतकिल करने पर अज़मन कर लिया। वाशिंगटन के साथ हालिया कशीदगी में तेहरान की एक सबसे बड़ी कामयाबी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया और दो तरफा मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकली पर रजामंदी जाहिर की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान और तुर्की की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदरावी ने मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात जुमे को मुतवक्के मुज़ाकरात में शिरकत के लिए सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान और मुत्तहदा अरब इमारात के वज़राए खारजा को भी दावत दी गई है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात मई 2023 में मुअत्तल हो गए थे। गुज़िश्ता 3 दिन से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में फितर हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ ताक़बी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस अब भी जारी हैं। मादर वतन और मासूम शहरियों की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान के 22 बहादुर जवानों बशमूल आर्मी, FC पुलिस और PMSA ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी को अफगानिस्तान से हवा दी जा रही है। दहशतगर्दों के सरबराह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। भारत प्रॉक्सीज के जरिए अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता है। इस महाज पर भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ भी शिकस्त देंगे। कुलभूषण यादव हमारे पास एक बहुत बड़ी शहादत है। पाकिस्तान में 67% अवाम ने बदउनवानी का सामना न होने का इंकशाफ कर दिया। 31% शहरी हुकूमती इंसदादे बदउनवानी इकदाम से मुतमईन हैं और 37% गैर जानिबदार हैं। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब से मुतालिक सर्वे के नताइज जारी कर दिए। मुल्की सर्वे 6018 राय दहिंदगान की आरा से मुकम्मल किया गया। 32% राय दहिंदगान ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायोदोव 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने फिजाई हिसार में लिया। शानदार फिजाई सलामी नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे के दौरान मौजूद मेहमान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें करेंगे। कई शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। मुल्क भर के ज्यादातर हिस्सों में हम देख रहे हैं फैसल के वेदर जो है अब स्प्रिंग की जानिब जा रही है। वेल, क्या आप बहार के लिए तैयार हैं? हाँ, बहार के लिए और बहार की सौगात के लिए, क्योंकि लाहौर में 6 फरवरी से बसंत मनाई जाएगी। इतने सालों बाद हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी तो ऑब्वियसली उरूज पे है ही, और भाटी गेट, मोची गेट, हर जगह जहाँ पे पतंगों का ये कारोबार किया जाता है वहाँ पे लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे उर्दू का मुहावरा ना, खव्वे से खव्वा मिला के चलना। शोल्डर टू शोल्डर जो है लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और आसमान में रंग बिरंगी पतंगे, बोकाटा की सदाएं बस बुलंद होने को ही है। तो बसंत की खुशनुमा रंग और तैयारियों का तस्करा जो है वो हम आगे चल के शो में भी करेंगे। और आई एम श्योर लोग बड़े खुश हैं इस बात के लिए कि कब तैयारी मुकम्मल की जाती है और कब एग्जैक्टली बहार का जो है सेलिब्रेशन लाहौर में किया जाएगा। आई एम श्योर ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा। इसको हम आगे अगर इस दफ़ा सेफली कर पाते हैं तो आगे हम इसे और दूसरे शहरों में भी लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं, कंटिन्यू किया जाएगा। So it is not going to be just Lahore or Punjab, but everywhere in Pakistan very soon. Well, हम बाहर की बात कर रहे हैं, तैयारियों की बात कर रहे हैं, गहमा गहमे की बात कर रहे हैं, तो ज़रा क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के साथ खेलने से इनकार के बाद अब आलमी सतह पर हलचल मची हुई है और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि PSL की मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। फैसल, एब्सोल्युटली, लीग के इंटरनेशनल मीडिया राइट्स फरोख्त हो गए हैं और वो पिछली बार से कई गुना ज़्यादा फरोख्त हुए हैं और मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ने अहम खिलाड़ियों को रिटेन किया है और बहुत शो को तो रिलीज़ कर दिया है, जिसका हमें यकीन भी नहीं आ रहा कि अरे लाहौर कलंदर ने इनको छोड़ दिया, अरे कराची किंग्स ने इनको छोड़ दिया। तो वेल, अब कौन खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं, कौन बरकरार है। और बड़ी खबर तो ऑब्वियसली है कि स्टीवन स्मिथ जो है
वो इस बार पीएसएल का हिस्सा बन रहे हैं। तो इस सब पे भी हम बात करेंगे और इसके साथ आलमी हालात के बाद थोड़ा सा तस्करा कर जाए, जहां अमेरिका ईरान के दरमियान जो कशीदगी है बरकरार को थी, तो लग ये रहा है कि शायद बेहतर हो। एब्सोल्युटली, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान जो है वो मिडनाइट हैमर जैसा एक और ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहता होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त जो मुज़ाकरात ईरान के साथ हम कर रहे हैं वो कामयाब होंगे। एट द सेम टाइम जो सबसे अहम बात है वो ये कि ईरान ने अमेरिका को मुज़ाकरात ओमान मुंतकिल करने पर रजामंदी का भी इजहार किया है, और साथ ही साथ इसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, तुर्की अपना किरदार अदा कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रीजन में अमन आ सके, और ऐसा लग रहा है कि अब डस्ट जो है वो सेटल होने वाली है। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ काज़ाकिस्तान के सदर जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं, कासिम जोमार्त। और सदर जब पाकिस्तान आए तो पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़िज़ाई हसार में उन्हें लिया और शानदार फ़िज़ाई सलामी उन्हें पेश की। सदर आसिफ ज़रदारी भी ऐसे मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। उम्मीद ये की जा रही है कि इस दौरे के दौरान कई अहम शोबे हैं जिन पर ताउन में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो सकेंगे, और हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पर कन्वर्ट भी किया जा सकेगा। एब्सोल्युटली। चलिए इन सारे मामलात पे हम शो में आगे चल के मजीद बात करते हैं। लेट्स गो टू आवर मेन स्टोरी फॉर टुडे, और वो है क्रिकेट। और क्रिकेट में ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप में जो भौचाल इस वक्त आया हुआ है, पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले ने आलमी क्रिकेट की सियासत और मईशत, असल मामला ये है, दोनों में हलचल पैदा की हुई है। जब मईशत का मामला होता है तो सियासत में भी हलचल मच जाती है, और अगर वहां पर गड़बड़ हो तो बहुत सारे पॉलिटिकल मामलात को भी सेटल करना पड़ जाता है। फैसल, दैट्स व्हाट आई थिंक। और मुझे लग रहा है कि दिस hit that Pakistan has given to India, that is actually going to bring them back to the place जो थोड़े से पटरी से इधर उधर हो गए थे। जी हाँ, आईसीसी और बीसीसीआई पर दबाव बढ़ चुका है। पसे पर्दा शदीद राब्ते इस वक्त हो रहे हैं ताकि टूर्नामेंट को मुमकिना जो माली बहरान है उससे बचाया जा सके। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त मौक़िफ़ के बाद आईसीसी को अपने मौक़िफ़ में नरमी पर गौर करना पड़ रहा है, क्योंकि पाक भारत मैच के बगैर इवेंट की तिजारती कशिश शदीद मुतासिर। और अगर थोड़ी सी नंबर्स की बात की जाए, 100% रेवेन्यू की बात की जाए, तो एक इंडिया पाकिस्तान का मैच, एक टूर्नामेंट आईसीसी का 60% रेवेन्यू देता है, और बाकी 40% बाकी मैचेस। एब्सोल्युटली। सो और ये जो हम बात करें 60%, ये करोड़ों में जाता है। करोड़ों में मैं थोड़ा सा और वाइडर होराइजन में आपको बता दूं कि ये अरबों रुपयों में जाता है। सो दिस वन मैच एक्चुअली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच होता है, दैट डज एवरीथिंग। जो पूरे इवेंट ने कमाना है वो एक तरफ, और इस एक मैच ने जो आपको कमा के देना है वो एक तरफ। इसी वजह से जब बार बार पाकिस्तान भारत के मैच की बात हो रही थी और भारत ये कहता था कि हमारी तो कोई राइवलरी है, दे एक्चुअली गॉट टू नो कि भाई राइवलरी है और आपको रखनी है या नहीं रखनी है। और इसके साथ ही हम अपने जो गेस्ट हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जो पीएसएल की जो ऑक्शन है उस पर भी बात करेंगे, प्लेयर्स रिटेंशन की भी बात करेंगे। सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं तो इस हवाले से एक्साइटेड था कि 3 दिन पहले विक्रांत गुप्ता ये फरमा रहे थे, है हिम्मत तो पाकिस्तान करके दिखाए। फिर 2 दिन पहले उनका आया कि ये तो पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कल उन्होंने कहा बॉस बात जो भी है वो ये है कि पाकिस्तान ने कर दिखाया। अभी मैं आज का इंतजार कर रहा हूँ कि आज वो क्या पैतरा बदलते हैं। सो हैदर भाई, जो चीजें अनफोल्ड हुई हैं, ये जरूरी था कि कोई इस हेजमनी के खिलाफ खड़ा हो, और पीसीबी ने फर्स्ट शॉट लिया है और इसी पे ज्यादा तकलीफ हो रही है इंडिया को। बिल्कुल सही बात है। विक्रांत गुप्ता इतनी बड़ी शख्स नहीं है जिन पर हम बात करें। असल बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसूलों की बुनियाद पर है। उसमें किसी किस्म की ना तो लालच या किसी किस्म की परेशानी की वजह से हमने ऐसा किया, बल्कि उसूलों पे मौक़िफ़ है कि आईसीसी जो है वो अपने ही उसूलों की पासदारी नहीं करता है। आईसीसी ने एक तरफ जब इंडिया ने पाकिस्तान आने के लिए मना कर दिया था, तो उस वक़्त आईसीसी ने उसे मान लिया था, लेकिन जब बांग्लादेश ने मना किया तो उसे नहीं माना। तो दोनों जगह जो है आईसीसी की ये दोनों अपने फैसलों में लचक नज़र आती है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो लचक नज़र नहीं आती है। तो पाकिस्तान ने उसूली बुनियादों पर आईसीसी का बायकॉट किया है। अच्छा, मैं समझता हूँ ये जो बायकॉट इंडिया के मैच ना खेलने का हुआ है, ये शायद कुछ पाकिस्तान ने देर कर दी है। अगर उसी वक्त कर देते जब बांग्लादेश को उन्होंने मना कर दिया था, उसी वक्त ये कर देते, तो मैं समझता हूँ अब तक बहुत कुछ तब्दील हो चुका होता। पाकिस्तान ने टाइम फ्रेम बहुत कम दिया आईसीसी को।
अगर तो पाकिस्तान चाहता हैदर तो भाई, आपको बांग्लादेश क्या लग वापस रहा आ है, सकता मतलब है। लेट इन व्हाट सेंस, इस लेट से क्या होगा? क्या पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो यकीनी तौर पर होगा। जो आपको मैच मनी मिलती है, जो आपको रेवेन्यू में हिस्सा मिलता है, वो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन उसके अलावा कोई नुकसान मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है राइट। कि शायद कोई पाबंदी लगा देंगे या रेवेन्यू जो अगले मैचों का है, कम कर देंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत नरमी से काम लिया है। अच्छा। बंगालियों को, बांग्लादेश वालों को हमें सलाम करना चाहिए। उन्होंने, वो शेर के बच्चे थे, उन्होंने कहा नहीं जाना है तो नहीं जाना है, अब आप कुछ भी कर लें। हम्म। पाकिस्तान जो है ले तो लाल से काम लेता रहा पीसीबी। राइट। और ये मैं समझता हूँ इस वक्त पीसीबी को सिर्फ एक मैच इंडिया का नहीं, सारे मैचेस से इंकार करना चाहिए। असल मसला हमारा इंडिया के साथ नहीं, आईसीसी के साथ है। जब तक आप असल मुजरिम को नहीं पकड़ेंगे, वो आईसीसी है। आप और आपका जो आईसीसी हाँ हैदर भाई, जो आपका मौक़िफ़ है, कल मैं साबिक जो चेयरमैन पीसीबी थे खालिद महमूद साहब, उनको भी सुन रहा था। उनका भी ये मौक़िफ़ था कि जी हम मतलब हम क्यों जा रहे हैं अगर हमने इंडिया से नहीं खेलना, और फिर ज़ाहिर सी बात है इंडिया से हम नहीं खेलते तो फिर अपने सेमीज़ में जाने को भी शायद मार्जिनलाइज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ आईसीसी, आईसीसी इज़ बीसीसीआई, तो वो अपनी असर रसूख दिखा के शायद उस ग्रुप में कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करे। बट द थिंग इज़ कि हैदर भाई, कहीं से तो ये चीज़ शुरू होनी थी ना। अब आप हम्म। देखें, पाकिस्तान ने 2015 ऑनवर्ड्स हर जो बात थी इंडिया की वो मानी। बिग थ्री के मौक़िफ़ पे मुखालफत की, हमें ये लारा दिया गया कि जी 6 बायलैटरल सीरीज़ करेंगे, और आखिर मोमेंट पे वो मुकर गए, हम्म। और उसके बाद पाकिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो ये लारे लप्पे तो इंडिया, बीसीसीआई देता ही रहा था ना पाकिस्तान को कि जी अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, ये हो जाएगा। राजीव शुक्ला जैसों की सूरत में वो अपना सॉफ्ट एक इमेज सामने लाते थे, वो यहाँ आए भी देखना और उसके बाद वापस चले गए। मेरा सवाल ये है कि अगले हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, हमारा एशिया कप, सब कुछ खराब करें, और हम इसी तरह ये करें कि नहीं जी लेट्स गेट गेट अ फाइनल कॉल, हम पूरे वर्ल्ड कप में नहीं ना। हम उनको बताते हैं, अगर हम पूरे वर्ल्ड कप से कर लेते तो हाँ जी, हम ये बताते हैं कि यार हमें क्रिकेट से मसला है। नहीं, हमें उस हेजेमनी से मसला है, एब्सोल्युटली, हमें हमें उस सिर्फ उन इंडिया से हरकतों से मसला है। मसला है जो इंडिया इस वक्त कर रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपका एहतजाज जो है, प्रोटेस्ट जो है, वो किसी भी लेवल पे होना तो चाहिए कम से कम। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ने आखिरकार एक जगह एक्शन तो लिया है, और हम्म। मुझे अफ़सोस इस बात का है कि पाकिस्तान के उसूलों पर खड़े होने के बावजूद दूसरे जो मुल्क हैं, वो कहाँ हैं? इंग्लैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? और साउथ हम्म। साउथ अफ्रीका कहाँ है? श्रीलंका कहाँ है? ये हम्म। समझ में नहीं आता है। जब आप उसूलों की बात करते हैं, तो फिर इन लोगों को, तो इसका मतलब है कि सिर्फ इंडिया के नहीं, बल्कि ये सारे भी उसके साथ मुजरिम हैं। और ये हम्म। सारे सब चीज़ें देखते हुए, आज से 10 साल पहले जब इंडिया ने खेलने से इंकार किया था, उस वक़्त भी ये खामोश रहे। उसके बाद भी इन्होंने बिग 3 जैसी चीज़ें करने की कोशिश की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ मिलके, और आज भी ये खामोश खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उसूलों की बुनियाद पर सामने तो आया, और इंडिया को दुनिया के सामने पाकिस्तान ने नंगा तो कर दिया है। लेकिन उसके साथ-साथ तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने इस जो नाइंसाफ़ी से काम लिया आईसीसी ने, और अपने अपने ही उसूलों से इनहराफ किया, उस वक़्त ये मुल्क जो है खामोश रहे थे। तो ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है, वो आज नहीं, लेकिन आज के बाद, कुछ सालों के बाद पाकिस्तान खुद, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इन लोगों को मानना पड़ेगा। और राइट। इन ये हमें बात समझना चाहिए कि इंडिया सिर्फ़ ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता है, बल्कि वो उसके साथ-साथ दूसरे मुल्कों को भी दबाना चाहता है, और राइट। उनको मजबूर करता है। कुछ खिलाड़ियों को खरीदता है, कुछ को वो मुल्कों को बोर्ड्स को खरीदता है। ये तो हैदर ये भाई, ये एक जो तरह की इंडिया की, बुलिंग है जो बेसिकली इंडिया करता है, और इंडिया इसलिए बुली करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो फाइनेंशियली पावरफुल है, और वो इस तरह से प्लेयर्स हो गए, चाहे फिर वो आईपीएल के प्लेयर्स हो गए, उनको बुली कर सकता है। उनको ये बावर करा सकता है कि जी आप हमारे कंट्रोल में हैं। और जब हम आईपीएल की बात करते हैं तो ऐसे में तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी इन अ वे बुली किया जा रहा होता है। वेल, आगे चलकर इस पर कभी बात करेंगे। फिलहाल पीएसएल के हवाले से व्हाट डू यू थिंक? कल हमने देखा कि फुल रिटेंशन डिटेल्स आ गई हैं, कौन सा प्लेयर रहेगा नहीं। अभी जैसे फैसल अपना हमारे इंट्रोडक्शन में भी बोल रहे थे कि स्टीव स्मिथ इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पीएसएल। देखिए, पीएसएल का जो ऑक्शन का जो प्रोसेस, हमने हमेशा से ये कहा है कि ऑक्शन होना चाहिए। ऑक्शन में जो है वो टीमों के पास चांसेस होते हैं कि अच्छे प्लेयर्स को ले सकें। अब ये देखिए, ये ऑक्शन पे जब पीएसएल आई है, तो इसका फायदा ये हुआ है कि कुछ बड़े प्लेयर्स जो हैं वो रिलीज हो गए हैं, जिनको आपने अपनी प्रॉपर्टी समझा हुआ था। जैसे हारिस रऊफ थे, या फखर जमान थे, या साइम अय्यूब थे, जो अब सबके पास जो है वो चांसेस मौजूद हैं, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि उनको प्लेयर्स को आप ऑक्शन में खरीद सकें। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, टीमें बैलेंस हो जाएंगी अब।
कुछ टीमें जो थी वो बड़ी कमजोर सी थी, कुछ जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अब ये जो एक सही मुकाबले की फजा शुरू होने वाली है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि प्लेयर्स के ऑक्शन में वो प्लेयर्स अब जो ऑक्शन में आएंगे जो प्लेयर्स चाहते हैं कि हमें अच्छी वैल्यू मिले। प्लेयर्स भी जो है परेशान थे कि टीमों जो उनको फ्रेंचाइज ने लिया हुआ था और उनको फिर उनके सही वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो अब मैं समझता हूँ कि पीएसएल जो है एक बिल्कुल बिजनेस मॉड्यूल पे जा रही है। और उसमें एक इतनी अच्छी बात यह है कि पिछले साल से पता नहीं कितना फीसद इजाफा हुआ है मीडिया राइट्स में, विच मीन्स के दिस इज गोइंग इनटू द करेक्ट डायरेक्शन। आई एम सॉरी मैं इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट फिर डाल रहा हूँ, लेकिन वही हमारे जो पड़ोसी हैं वो बैठ के मजाक उड़ा रहे होते थे ना, अरे इसमें तो रिटायर्ड प्लेयर आते हैं, अरे इसमें तो ये है, वो मुआवजों का कह रहे होते थे कि हमारी फीमेल जो आईपीएल प्लेयर है उसके ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी जो स्टार बैट्समैन है उनके कम है पीएसएल में मुआवजा। सारी चीज़ें एक तरफ, हमने सर्वाइव किया है, पीएसएल ने ना सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि पिछला साल जो बहुत ही लो लाइंग साल था, मुझे तो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है हैदर भाई कि पीएसएल 11 जो है वो रिकॉर्ड भी सारे तोड़ेगा और पिछले साल की जो कमी बेशी रह गई थी उसको भी पूरी करेगा। लाइक यू हैव गॉट स्टीवन स्मिथ विथ यू, टिम पेन एज कोच आ रहे हैं, गिलेस्पी हैं, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स इन द वेटिंग। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखिए पीएसएल 11 में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं और बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। स्टीवन स्मिथ को साइन किया है सियालकोट ने, उसके बाद फिर दूसरे और भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले नहीं आते थे पीएसएल में। अब मैं आपको बता दूँ पीएसएल से ज़्यादा आईपीएल को प्रॉब्लम है। क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, अब किसी भी लीग में नहीं खेलने आ रहे इंग्लैंड के प्लेयर्स। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं जिन्होंने मना कर दिया और कुछ प्लेयर्स जो हैं अनफिट हैं। फिर कुछ प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के हैं जिन्होंने मना कर दिया है वगैरह, जिन्होंने कहा अब हम नहीं खेलेंगे आईपीएल। तो मसला पीएसएल का नहीं है, मसला आईपीएल का है। पीएसएल तो वैसे ही सर्वाइवल मोड में रहती है हमेशा और पीएसएल उसके बाद सर्वाइव करती है। और पीएसएल मेरे ख्याल से दुनिया की पहली लीग है जो पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई, यानी जहाँ जिस मुल्क की लीग है वही अपने मुल्क में शुरू नहीं हुई हालात की वजह से। उसके बावजूद भी सर्वाइव किया और कहा जा रहा था पीएसएल नहीं चल पाएगी, इनके पास इतना ना व्यूअरशिप है, ना इनके पास इतने स्पॉन्सर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल आज 11वें साल में दाखिल हो गई है। लेकिन पीएसएल का स्टैंडर्ड जो है वो गिरा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी लीग्स आईपीएल को छोड़ दें, बिग बैश को छोड़ दें, उसके अलावा जितनी लीग्स हैं उनका स्टैंडर्ड भी गिर गया है, उनकी व्यूअरशिप भी गिर गई है और उनके कंपटीटर्स भी गिर गए हैं। तो पीएसएल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे कायम है। और ऑल्सो मेरे ख्याल में आईपीएल वर्सेस पीएसएल जब हम बात करते हैं तो फिर कंट्रोवर्सी भी आईपीएल में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक प्रेशर भी है उसकी सराउंडिंग्स में। एक दो जगह पर मैं पढ़ भी रही थी एंड सम ऑफ द एनालिस्ट्स आर सजेस्टिंग कि जिस तरीके से या जिस ऑर्डर से आईपीएल काम कर रहा होता है कि अगर जो प्लेयर्स किसी भी टीम के आ रहे हैं, किसी भी मुल्क के आ रहे हैं, अगर उनको भी उनका कमीशन या शेयर मिलता रहे उनके बोर्ड्स को, तो उससे उनकी इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है पीएसएल के अंदर। आपको लगता है ये एप्लीकेबल है या प्रैक्टिकल है? देखिए ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल पे, आप कहाँ खड़े हैं बिजनेस में। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जितने अखराजात हैं वो पूरे हो रहे हैं और उसके बाद आप जो है वो प्रॉफिट मूड में चले गए हैं। और उसके बाद फिर ये है कि आप प्लेयर्स को उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप मतलब दो तरीके होते हैं प्लेयर्स लेने के। एक तो आप डायरेक्ट साइन करते हैं, एक जो है बोर्ड नाम देता है कि ये प्लेयर्स हैं जिनको आप खिला सकते हैं, फिर उनके जो है वो वैल्यू वगैरह जो है प्लेयर्स को बता दी जाती है और प्लेयर्स उस पर हाँ करते हैं। तो बिजनेस मॉडल अभी तक जो है वो ऐसा नहीं था कि पीएसएल बिल्कुल 100% बिजनेस मॉडल पे चल रही थी, लेकिन अब जो मॉडल आ रहा है उसमें काफी बिजनेस मॉडल है। और दूसरी बात ये है कि जब आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है तो आपके पास इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स आते हैं। अब देखें दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। एक मैच जो लाहौर में या कराची में होता है वो मैच सिर्फ लाहौर कराची में बल्कि सिडनी और इंग्लैंड और वॉशिंगटन हर जगह देखा जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो है फील्ड बहुत बड़ी आ गई है और जितने बाहर के प्लेयर ज्यादा होते हैं उससे ज्यादा आपकी फील्ड बढ़ जाती है। तो ये बिजनेस मॉडल जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देखेंगे इसके और फ्रूटफुल इसके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन बात वही है कि आप उस पर कायम रहें उसको। और मैं एक बात कह दूं अगर आप मुझे इजाजत दें, आईपीएल वो वाहिद लीग है जिसमें एक टीम पर करप्शन की वजह से पाबंदी लगाई गई। चेन्नई सुपर किंग्स को पीएसएल में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। तो ये हमारा और आईपीएल का मुकाबला हमेशा मैं समझता हूँ कि
एक करप्शन फ्री क्रिकेट की बुनियाद पर चल एब्सोल्युटली। रहा और है। उसमें जाहिर सी बात है उनको तकलीफ ये भी हो रही है जो उनकी जो क्रिकेट की ग्रे इकोनॉमी है ना, लेट्स नॉट गो देयर, एब्सोल्युटली। वो भी बड़ी बुरी तरीके से हिट हो रही है। जस्ट वन लास्ट थिंग हैदर भाई, ये हमने बड़ा अच्छा किया जी, बड़े प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। क्या ये अच्छा हो जाए कि जो फैंस हैं हम उनके लिए भी इस बार कुछ बेहतर करें? आई मीन कराची में बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं होता, और मैं तो इस एग्ज़ैक्टली। बार भी, मुझे यही लग रहा है, आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा शायद नेगेटिव जा रहा हूँ, लेकिन इस बार जो यूनिवर्सिटी रोड का हाल है ना हैदर भाई, तो इस बार भी स्पेक्टेटर्स तो देखिए मुश्किल ही है कि वो आए चले। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि सियालकोट और हैदराबाद के फैंस में इजाफा हुआ है। सो स्टेडियम की सिचुएशन हमने पिछली बार देखी, उनको रिवैम्प किया गया, बट कुछ और तब्दीलियां आनी चाहिए इफ़ यू और इन मैनेजमेंट हैदर भाई, लोगों को बिल्कुल, ग्राउंड में बिल्कुल। लाने और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए क्या आप तजावीज़ रखते हैं सामने? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो है, उसके रास्ते वगैरह जो हैं, वो बिल्कुल क्लियर हों, साफ-सुथरे हों, लोग आराम से पहुँच सकें। कराची की जो हाल है इस वक़्त आप दुनिया के सामने, कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं, बात सियासी हो जाएगी, वरना कराची रहने के काबिल शहर नहीं है। फिर उसके बाद हैदराबाद की टीम तो आ गई है, लेकिन हैदराबाद में ना स्टेडियम है, ना ग्राउंड है। फिर उसके बाद आप देखें कि मुल्तान का जो है स्टेडियम जो है उसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है बुनियादी चीज़ें जो है उसमें काम नहीं होता है। राइट। बुनियादी चीज़ ये है कि आप अगर अपने फैन्स को लाना चाहते हैं तो फैन्स को एक्टिवेट करें, एंगेज करें। जैसे सही। कि बिग बैश में होता है। बिग बैश में उन्होंने हम्म। पूल्स बनाए, बिग बैश में उन्होंने ग्रुप्स बनाए। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप पूल्स और ग्रुप बनाएँ उसको एथनिक ग्रुप का नाम दे दिया जाएगा। हालाँकि हमारे पास इतनी बड़ी फ़ील्ड है, हमारे पास लेकिन हम अगर यहाँ पे बात करें पश्तून की या बलोच पवेलियंस बनाने की, तो वो एथनिक ग्रुप की बात हो जाएगी। लेकिन राइट। दूसरे मुल्क होते हैं, तो वो इसको बड़ा अच्छा गुड पॉइंट, यूटिलाइज़ गुड करते हैं। पॉइंट। राइट, आई गेट योर पॉइंट, गेट योर पॉइंट। सैयद हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे। हैदर भाई, जी, बहुत टाइम थैंक यू वेरी आप मच। अब बस देखना ये है कि पीएसएल में कितनी एंगेजमेंट हम कर पाते हैं। आई रियली हैव वन लिटिल सजेशन बिफोर वी गो टू ब्रेक, कि हम उस तरह के एड्स भी कराची किंग्स वालों के बना सकें, दैट पीपल नो कि यार हमारे पास कौन से प्लेयर्स हैं, और हम उनको थोड़ा एडवर्टाइज भी करें, दैट कराची किंग्स स्टेज ऑन द बैक फुट। वेल, इसके साथ हमें लेना एक ब्रेक, विल सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक अगैन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं उन फोर्सेस के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, जो मुल्क के अमन को सेबटाज करने की कोशिश करते हैं। कल सेनेट में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर मुतफ़िका मज़म्मती करारदाद को मंजूर किया गया, और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से साफ इनकार ने कौमी बयानिए को इन दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद सख्त कर दिया है। This goes without saying we are a hard state now against these things. वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों के साथ किसी भी किस्म की बातचीत नहीं होगी। तमाम सियासी क़ुव्वतों को कानून नाफिज करने वाले इदारों और अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन ने सिक्योरिटी सूरत हाल, हुकूमती रेट और एहतसाब पर सवाल भी उठाया है। ऐसे में ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे भर में मरबूत हमले नाकाम बनाते हुए दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया है। और ऐवान बाला की करारदाद और हुकूमती मौक़िफ़ ये ज़ाहिर करता है कि रियासत दहशतगर्दी के मामले पर अब किसी अबहाम के बगैर आगे बढ़ने का इरादा रखती है। वी हैव गॉट टुडे विद अस ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, दिफाई तर्जकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। एंड यस, हमने कुछ 40 घंटे में करीब 200 दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया है। और दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि इसमें हमारी शहादतें भी हैं, और उन सारी शहीदों को सलाम, उन बहादुर जवानों को हम सलाम पेश करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके वकार साहब, नाउ अब इसमें कहने की कोई दो राय ही नहीं है कि इस मामले पे, इस अहम मामले पे तमाम जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अस्करी फोर्सेस हैं, उन सब का एक पेश पाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप ज़रा बताएं कि ये जो हमने 200 से ज़्यादा दहशतगर्द न्यूट्रलाइज़ किए हैं, कितनी बड़ी एक कार्रवाई है मुस्तकबिल करीब में आप क्या होते देख रहे हैं? बिकॉज इनफ इज इनफ नाउ, डॉग्स की बात एंड दिस एंड ऑल दैट, बट क्या अब वक्त आ गया है कि वी शुड डू समथिंग बिग नाउ? जी, बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आई थिंक एक तो आई वुड से कि फिलहाल हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि रैट होल से ये सारे चूहे बाहर आए एंड दे थॉट प्रॉब्ली दे कुड हाईजैक पाकिस्तान। और ये देखें बेसिकली ये पीछे भारत का माइंडसेट है, ये डोवल साहब की बड़ी पुरानी ख्वाहिश भी रही है
कि किस तरीके से वायलेंस करके, इंसाइट Absolutely. करके और चेंज लाया जाए खुदा ना खास्ता। और इसमें फील्ड मार्शल ऑलरेडी कह चुके हैं कि they think कि ये 2-2,500 बंदा बलूचिस्तान को ले जाएगा, इनकी गलतफहमी है। आई थिंक जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ विच वाज बेसिकली डिफेंसिव, उसमें बीएलए का आई विल जो फ्रंट लाइन था अब पूरा स्मैश हो गया है। अभी तो काफी सारे लड़के पकड़े गए हैं जो इनके टेररिस्ट थे, और Sorry. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग। फिर आपने देखा टेक्नोलॉजी का यूज है, Hmm. डिटर्मिनेशन है, और अवाम बिल्कुल फौज, फ्रंटियर को और पुलिस से आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बिकॉज चीफ मिनिस्टर खुद फ्रंट फुट से खेल रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया पे यू फाइंड लॉट ऑफ डिफ्लेक्शंस इनके Of course. जो भक्त हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं या बेंगलुरु में, तो दे आर ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट। आई थिंक 200 इज अ ह्यूज नंबर, और इंशाल्लाह इसमें इजाफा होगा। मेरी ऑलरेडी प्रेडिक्शन थी कि 2026 विल बी डिसाइसिव। आई थिंक जून से इंशाल्लाह। लेके और दिसंबर तक इसको टोटली स्मैश किया जाएगा। बाकी गुड थिंग इज कि अभी ये डिबेट हुई है, हम लोग भी रिकमेंड कर रहे थे कि नाउ दी रिप्रेजेंटेटिव जो बलूचिस्तान के, और सारी पार्टियां का आपको पता है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जेयूआई है, बाकी अपोजिशन जमातें हैं, एक कंसेंसस नजर आना चाहिए इसमें। आप देखें रिहानी साहब की स्पीच है, उसके अलावा जो है देयर वाज सम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, वो ठीक है, चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान है, It is. और हमें मिलके आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट है। और दोवल की डॉक्टर को भी शिकस्त होगी, और दिल्ली और काबुल वाले आई थिंक अपने जख्म चाटते रहेंगे। एब्सोल्युटली। वकार साहब, हमारा जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है वो बहुत ही पोरस बॉर्डर है, और हमें पता है कि हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है। दूसरा फिर ये कि ये हमारे तीनों सूबों को भी कनेक्ट करता है। ये वो फैक्ट्स है जो हमें ओवर डेकेड्स हमें पता है, हम इस पर काम भी कर रहे हैं। बट हमें ये भी पता है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ से इनको फंडिंग होती है, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, इनका तबादला हो जाता है। व्हाट आर वी डूइंग टू कंटेन दैट फंडिंग दैट कम्स फ्रॉम देयर, दैट एमिनेशन दैट कम्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स? Yeah, I think this has been I would say a gray area। और अभी आप देखें जो स्ट्रेटजी रही है टेररिज्म के अगेंस्ट, स्पेशली पिछले 2-3 साल से, विच इज 4-5 डोमेन है। एक तो मिलिट्री डोमेन है जिसमें आपने आईबीओस करने हैं और प्रिवेंट भी करना है, डिफेंसिव। देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेशन जो प्रिवेंटिव हैं, जिसमें उनको नाकामी होती है टेररिस्ट को। देयर इज ऑफ कोर्स फाइटिंग। फिर आपका डिप्लोमेटिक है जो आपने रीजन में एक्सपोज करना है, चाहे वो भारत हो चाहे काबुल रजीम है, बिकॉज आई डोंट ब्लेम अफगान पीपल, बट स्पेसिफिकली इस वक्त जो रजीम बैठी हुई है। देन इज ऑफ कोर्स साइको सोशल एंगेजमेंट है यूथ वर्क की। और ये जो आपने बात की इकोनॉमिक कह लें या फंडिंग रोकना या उसको प्रिवेंट करना, इसमें देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स भी हैं, लाइक एफएटीएफ मेनली वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टेररिज्म के अगेंस्ट था, फोरम बनाया गया था। और इस वक्त आपको पता है भारत है एट टाइम money flows through certain even Gulf countries, तो ये आई थिंक मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। All right. जनरली इट विल फीड एनीवे जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो, टेररिज्म हो रहा हो, बिकॉज में गन्स में आना है, वेपन सिस्टम्स हैं, और आपने देखा बड़े हाईटेक वेपन सिस्टम। अभी अमेरिकन भी कुछ लिख रहे हैं कि हमारे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे ख्याल थोड़ी मुनाफिकत है इंटरनेशनल सिस्टम में, बट पाकिस्तान हैज टू टेक इट्स केस फॉरवर्ड। इसमें बैंकिंग चैनल्स हैं, हवाला चैनल्स हैं, उसके अलावा जो है फिर आपने देखा सोशल मीडिया पे, फिर आई एम श्योर ये अंडर वर्ल्ड में बिटकॉइन के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस होती होंगी, उस पे आई थिंक बहुत सारे एफर्ट की जरूरत है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑन इट। ओके, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, खैबर पख्तूनख्वा से जो वहाँ पे जब रियासत कहती है कि वी हैव टू गो अगेंस्ट द मिस्क्रेंट्स, तो वहाँ से मुखालफत आती है, ठीक है। अनलाइक यहाँ पे बलूचिस्तान में हमने देखा कि अब ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे पॉलिटिकल जो विल है वो भी अब तब्दील होती जा रही है। इसकी मिसाल खुद वज़ीर आला जो हैं सरफराज बुख्ती, उनका मैदान में होना और उनके अंडर जो पुलिस है उसका फ्रंट लाइन पे आना। अभी ये जो सारा मामला हुआ है उसमें पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, एंड वी हैव बीन सेइंग, और मेरी आपसे ही इस हवाले से बात हुई थी बलूचिस्तान पुलिस के हवाले से, और हमने उस वक्त क्रिटिसाइज़ किया था कि जी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ा ज़रूरी है। हम कहाँ तक आए हैं जो, क्योंकि पुलिस इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर सर, कोयटा की सरियाब रोड पे, उजदार में, कहीं भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस है। तो क्या समझते हैं कि इवन आफ्टर दिस वेलिएंट एफर्ट जो कि पुलिस ने दिया है इन 2 दिनों में, अभी भी कितनी ज़रूरत है, कितना आगे हम आए हैं व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान पुलिस, व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान पॉलिटिकल विल, कितना आगे मज़ीद जाने की ज़रूरत है? कैपेसिटी बिल्डिंग तो एक बेसिकली इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। आप अगर वेपन सिस्टम देखें, टैक्टिक्स देखें, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो उसमें साफ ज़ाहिर है यू लर्न अ लॉट
और उसमें आपने देखा है कि जो काइंड ऑफ वेपन दे आर यूजिंग, अभी इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स थे। वन वाज बेसिकली एक लीगल एस्पेक्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशनल कह लें। लाइक फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान को आपने कैटेगरी एबीसी एरियाज में किया और पुलिस को ऑपरेट आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट्स। फॉर इंस्टेंस अगर क्वेटा की बाउंड्री खत्म होती है कुछ ब्लॉक पे, तो वहां से बाहर नहीं जा सकते। लेवीज थी, लेवीज जनरली ऑल्दो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, लेकिन बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड थी। एंड देन दे आर कंट्रोल्ड बाय लोकल, आई वुड से सरदार किसी हद तक। Yeah. आई नॉट ब्लेम द सरदार बिकॉज दिस इज सिस्टम दैट वी आर लिविंग। लेकिन मेनली अभी एक तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल आई थिंक चेंज आया कि देयर इज नो कैटेगरी बीसी एरिया, तो पुलिस कैन ऑपरेट जो नॉर्मल पुलिस लाइक पंजाब पुलिस आप देखें सिर्फ, दे कैन ऑपरेट विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल बाउंड्री। तो ये आई थिंक मेजर शिफ्ट है। फिर आई थिंक देयर विल बी कैपेसिटी बिल्डिंग, और इसमें आपने देखा टेररिस्ट जो दे आर टारगेटिंग होम लेबर्स को किए से पहले। आपको याद होगा कि दे विल टारगेट पढ़े लिखे जो लोग हैं, अच्छा इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे। तो इसमें बलूचिस्तान का अपना नुकसान है, तो दैट हैज टू बी प्रिवेंटेड। फिर सिविल ब्रोक्सी जो है, लेट्स से कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट पाक एरियाज में ऑपरेट करते हैं, उनकी सिक्योरिटी है, और उसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आई थिंक अभी जो बलूचिस्तान में सेटअप है, शायद आपको पता हो, देयर इज सेल्स बने हुए हैं। आई थिंक नाक्टा को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, जो प्रोविंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसमें देयर इज अ ह्यूज कोलैबोरेशन बिटवीन द मिलिट्री, फ्रंटियर कोर या पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट की और बेशुमार एजेंसी है। इस तरीके से बॉर्डर कंट्रोल है। आई थिंक इसमें एक तो डेफिनेटली जरूरत है इम्प्रूवमेंट की, ट्रेनिंग की जरूरत है, और फिर टेक्नोलॉजी का यूज है ना। आई एम श्योर पुलिस भी माशाल्लाह, अभी ड्रोन वॉरफेयर में यू विल फाइंड पुलिस यूजिंग ड्रोन सर्विलेंस के लिए भी, प्रोटेक्शन के, बिकॉज आपको एक्सटेंड करता है पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी। और फिर अच्छे ऑफिसर्स की वहाँ पे पोस्टिंग है। वी आर वंडरफुल ऑफिसर्स जो बलोच कौम से ताल्लुक रखते हैं। आई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफिसर्स कमिंग फ्रॉम पंजगूर और इवन आई वुड से साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान से, तुर्बत। वंडरफुल पीपल। तो इंशाल्लाह ताला चीजें बढ़ती रहेंगी और इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। ऑल राइट, ब्रिगेडियर वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वाज वन ऑफ द शो। जनाब, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। मोर स्टोरीज टू कवर, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। जो एहतजाज किया गया था जमात इस्लामी की जानिब से, उसकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है, हालांकि 2 दिन गुजर चुके हैं। हुआ यह है कि जो अमीर हैं कराची के मुनम ज़फ़र, उनके खिलाफ एहतजाजी रैली और अवामी एहतजाज के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है, और कल ये वज़ीर आला भी बात कर रहे थे कि जी किसी को भी अब शार फैसल पे नहीं इजाज़त दी जाएगी। एब्सोल्युटली। तो इस वक्त 2 मसाइल हैं जिसका जेआई को सामना है। एक तो ये कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जिस कैंपेनिंग की वो बात कर रहे थे कि कराची को हक देने के लिए, और वो सारी चीज़ें जो कराची में नहीं हो पा रही हैं, अब आइंदा भी किसी बड़ी सड़क पर उनको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं मिल पाएगी। एब्सोल्युटली। तो अब क्या इस पे मुस्तकबिल होगा, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? रहनुमा जमात इस्लामी और मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फ़ारूक साहब, जमात इस्लामी चाहे वो कलेक्टर के खिलाफ एहतजाज हो, कोई भी हो, वही उसी जगह पे देरी होती है ज़्यादातर, गालबन शारा फैसल पे। इस बार आप लोगों ने इजाज़त नहीं ली थी क्या? देखें, इजाज़त की जिनसे एहतजाज, तो हमारा इजाज़त तो होती है, ऐसा नहीं होता कि बगैर इजाज़त के हम कोई एहतजाज कर रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने जिस रोड ट्रैफिक प्लान जारी किया था एक दिन पहले शारा फैसल का, तो ये एहतजाज की वजह से जारी किया था, और जिसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि एक सियासी जमात, ज़ाहिर जमात इस्लामी थी, जिसने वहाँ पे एहतजाज किया। और जब आवाम का गम गुस्सा होता है ना जिनके खिलाफ, तो फिर ये नहीं देखते कि वो बड़ी शारा है, छोटी शारा है, वो जो है वो रेड जोन है, वो कौन सी जगह है। इसलिए एहतजाज तो अवामी गम गुस्सा है, और वो अवामी गम गुस्सा जो है वो इनके खिलाफ यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो ये बड़ी शारा हो या छोटी शारा हो, यही शारा है जब इनके प्रोटोकॉल की वजह से, इनके आनिया जानिया की वजह से जो है बंद हुआ करती हैं और शहरी परेशान होते हैं, उस वक्त की एफआईआर ये हमारे वज़ीर आला साहब बताएं कि वो किसके खिलाफ कटेगी। जब इनका अपना चेयरमैन जो है वो कहीं से आता है और उसके इस्तकबाल के लिए पूरा एयरपोर्ट, पूरा शारा फैसल, नेशनल हाईवे जाम कर देते हैं, तो बताए ना ये उस वक्त फारूक साहब, ये तो बताइएगा कि अगर इजाज़त ले रखी थी
तो फिर एफआईआर में है क्या, दर्ज क्या करे, क्या मुकदमा क्या बनाया आपके खिलाफ? नहीं, शारा फैसल पे तो देखें किसी एहतजाज की कोई इजाज़त नहीं होती है, अच्छा। ठीक है? और हमारा जो भी एहतजाज होता है वो होता है दरअसल एक अवामी गम-ओ-गुस्सा, उसकी एक गैदरिंग होती है बड़ी। और दूसरी बात ये है कि जमात इस्लामी का कोई भी एहतजाज होता है, हम्म, एक तो ये वर्किंग डे नहीं था, ये संडे था हम्म, और इस दिन जो है वो ट्रैफिक प्लान पुलिस ने जारी किया। दूसरी बात ये है कि किसी ग्राउंड की जो इजाज़त होती है, जब कोई एहतजाज होता है तो वो ज़ाहिर है बड़ी शारा पे भी होता है। और जो पुलिस ने एफआईआर में लिखा है, वो तो ये लिखा है कि कोई हमारे ड्यूटी अफ़सर साहब गश्त पे थे, उन्होंने देखा कि हम्म, जो है वो कुछ लोग हैं और इसमें अमीर जमात इस्लामी कराची भी हैं और वो सही। इंतज़ामात करवा रहे हैं और रोड बंद कर रहे हैं। तो रोड बंद करने का तो पहले से हमने बताया हुआ था इनको, इजाज़त थी या नहीं थी, इसका तो ख़ैर मुझे नहीं मालूम। लेकिन ट्रैफ़िक प्लान जो है वो पुलिस ने जारी किया है और वो 1 दिन पहले जारी हुआ है। आप जो है वो इनकी सही। जो फ़ेसबुक की आईडी है, उस पे हम्म, देख सकते हम्म, हैं। हम्म। उन्होंने जारी किया है और आप तो बल्कि आइंदा, दीगर फारूक साहब, आइंदा फिर क्या होगा? मतलब अगर इजाज़त नहीं दी जाएगी और आप इजाज़त लेते नहीं थे, आप बता देते थे कि जी हम एहतजाज की कॉल है और ट्रैफिक इसीलिए डाइवर्ट कर दी जाती थी, अब आगे क्या होगा? क्या अब आप इजाज़त लिया करेंगे, क्योंकि इजाज़त तो नहीं वो कह रहे मिलने वाली? देखें इनकी इजाज़त के साथ तो लोगों का कत्लेआम हो रहा है। इनकी बैड गवर्नेंस से तो लोग जो है वो अब जीने का हक माँग रहे हैं कराची के अंदर। हम्म, ट्रैफ़िक जो है वो हादसात के अंदर, गटर के ढक्कन ना होने से और ये शहर जो है वो 100 के करीब 100 से ज़ायद लोग जो है वो उस गुल प्लाज़ा पर जल के जो है वो खाकस्तर हो गया। उनकी जो बाक़ियात निकल रही हैं अंदर से, हड्डियाँ निकल रही हैं और ये सब मंज़र उनके अपने प्यारों के नज़रों के सामने हो रहा था। उनका पूरा कारोबार अरबों का जो है वो लॉस, माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है और हमारे हुक्मरान जो है वो इस्लामाबाद की यात्रा कर रहे थे। तो जमात इस्लामी तो इस गम-ओ-गुस्से को बरकरार रखेगी और ये एफआईआर काटें और ये इस तरह के ओछे हथकंडे पहली दफ़ा नहीं, ये अच्छा। हुक्मरानों का पहले से ही हमेशा से वतीरा रहा है कि जब इनके खिलाफ, इनकी नाअहली के खिलाफ, इनके करप्शन के खिलाफ, इनकी जो है वो बैड गवर्नेंस के खिलाफ अवाम एहतजाज करते हैं ना, तो फिर ये इस तरह के ओछे हथकंडे ना तो कराची डरने वाला है और न ही जमात इस्लामी डरने वाली है। जमात इस्लामी एहतजाज करेगी और हमने एक स्टेप बढ़ के आगे, अभी वो तो रेड ज़ोन है ना, मैं ज़ाहिर चैलेंज करता हूँ मैं वज़ीर आला को भी और सूबाई हुकूमत को भी कि 14 फरवरी को जो है सिंध असेंबली के बाहर हम धरना देने जा रहे हैं। उसका सिंध असेंबली का घेराव करेंगे। इनके पास अगर इतना जवाज़ है, इख़्लाक़ी तौर पे ये इतने मज़बूत हैं, तो ये उसको रोक के दिखाएँ। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमारा फिर कानूनी होता है, हमारे सारे एहतजाज, हमारे सारे मुज़ाहरे बिल्कुल कानून के मुताबिक होते हैं और अवाम का ये हक है कि वो इनके खिलाफ एहतजाज करें। और लेकिन हम जब एहतजाज करते हैं तो उसमें कोई गमला नहीं टूटता, कोई फूल भी नहीं टूटता उसके अंदर। तो ये शीशे और गाड़ी और ये तो बहुत दूर की बातें हैं। तो हम तो एक पत्थर भी नहीं मारते, हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और ये हमारा आइन के मुताबिक बिल्कुल जायज़ हक तो है। फारूक साहब, लोगों को ये जो, परेशान नहीं हाँ, करेंगे हम। ये जो अभी रिसेंट फिर जो एफआईआर हुई हैं, इसको क्या टैकल करेंगे आप लोग? की ज़ाहिर सी बात है कानूनी टीम तो हरकत में आ गई होगी, कैसे टैकल करेंगे, क्या करेंगे, ये बताइए। देखें उसमें उसमें जो दफ़ात लगी हुई है ना, हम्म। वो ज़ाहिर है वो कोई बहुत मज़बूत दफ़ात नहीं है। अच्छा। वो इस तरह की है कि कोई अवामी मॉब था और 1000 लोगों के खिलाफ वो एफआईआर है। तो सही। जब ज़ाहिर है ये तो सियासी बुनियादों पे केसेज़ हैं। हमारा ज़ाहिर है पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है इस हवाले से, पूरा शोबा मौजूद है कानूनी उसका, वो इसको करेगा, कानूनी चाराजोई करेंगे। हम बहुत ही ज़ाहिर है मेरा ख़्याल है कि इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी वो वाहिद जो है वो सियासी जमात है जो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक चलती है। ठीक। हमारे दस्तूर के अंदर लिखा हुआ है कि हम कोई इस तरह की इल्लीगल और कोई छुपी हुई कार्रवाइयाँ और छुपी हुई जो फारूक साहब, ये बताइएगा कि होती है। क्यों क्यों सिंध हुकूमत ने अभी ये किया इकदाम? इससे पहले भी आप लोग, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी के मामलात हो, बिजली के मामलात और बहुत सारे मामलात, गैस के मामलात के ऊपर भी आप लोग एहतजाज करते रहे, महंगाई के ऊपर आपका एहतजाज होता रहा है। तब तो इस तरह की एफआईआर पिछले 1 साल में नहीं काटी गई, तो फिर अब क्यों? देखें ये इनकी इनकी बौखलाहट का अंदाज़ा है ये। मैं खुद भी जो है वो काफ़ी हैरान हूँ
और मेरी ज़ाहिर वज़ीर दाखिला से बात नहीं हो सकी इस हवाले से, लेकिन ये उनकी बौखलाहट का इज़हार कर रही है। और जिस तरह से कराची जो है वो जीने दो कराची मार्च के नाम पर जो है वो शारा फैसल पे निकला है। एक बड़ी तादाद में, बहुत लार्ज तादाद में जेन ज़ी उसमें अंदर मौजूद थे। उसमें औरतें और बच्चियाँ उसमें, और कराची यूनिवर्सिटीज़ और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तलबात बड़ी बिल्कुल तादाद ठीक के है अंदर फारूक मौजूद साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आया। आपका बहुत शुक्रिया, और वक्त की कमी है तो आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। वेल, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ आइए। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको बताएं कि अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम समंदरी सलामती से मुतालिक एक अहम मशक हुई, सी गार्ड 2026। इसका आगाज़ हुआ, जिसे कौमी सतह पर मेरी टाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की एक जामे कोशिश करार दिया गया। और इस मशक में चाहे फिर वो शिपिंग हो, फिशिंग हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे और निजी शोबे समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया था, ताकि साहली इलाकों और समंदरी हदूद में दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जा सके। सी गार्ड जैसी मशकें न सिर्फ कौमी समंदरी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाती हैं, बल्कि खित्ते में पाकिस्तान की मैरीटाइम तैयारियों का अमली मुजाहरा भी समझी जा रही हैं। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहसिन अली, आप पाकिस्तान नेवी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू ऑन द शो। 2 तारीख से इसका आगाज़ हुआ है, कब तक ये जारी रहेगी? अब तक क्या कुछ हो चुका है? गालिबन एक रेस्क्यू मिशन जो है उसका भी डिस्प्ले किया गया था गुज़िश्ता रोज़, तो प्लीज़ हमें बताइएगा क्या कुछ हो चुका है अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि एक ज़रूरी पाकिस्तान मैरीटाइम पोटेंशियल के हवाले से बात करने के लिए आपने मुझे इस दावत प्रोग्राम में मदऊ किया। इस घड़ी को जब हम आगे लेके चलते हैं, पाकिस्तान मैरीटाइम पोटेंशियल की बात करते हैं, तो सबसे पहली और सर फहरस्त ज़रूरत है कि जो हमारे मैरीटाइम जोन्स हैं और उनके बियॉन्ड जो सी है वो सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हो। जब हम बात करते हैं सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट की, तो उस एनवायरनमेंट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमने इस मशक का इनेकाद किया है, जो कि अपनी सीरीज़ की 3rd एक्सरसाइज है। 2026 में कंडक्ट हो रही है, ये 2 से 9 फरवरी में। इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि जितने भी हमारे नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं जो कि पाकिस्तान के मैरीटाइम अरीना से मुंसलिक हैं, उन तमाम को एक यकसां प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए इन द शेप ऑफ JMICC और जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर। उस सेंटर के तहत तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, ताकि जो कोई भी हमारे रवायती और गैर रवायती ख़तरात जो मैरीटाइम अरीना में पाकिस्तान को फेस हैं, उनसे हम कैसे नबरदज़मा हो सकते हैं। That's great. अब ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएगा, जब हम कहते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स को हम लेकर आए, हु आर दोज स्टेक होल्डर्स? इसमें जो पाकिस्तान के नेशनल स्टेक होल्डर्स जो कि मैरीटाइम अरीना से मुंसलिक हैं, उनकी टोटल क्वांटिटी है 53, जिसमें फिशरीज़ है, सिविल गवर्नमेंट के इदारे हैं, दोनों प्रोविंसेस हैं बलूचिस्तान और सिंध। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। तो टोटल जब हम ये काउंटिंग करते हैं तो इट गोज़ टू 53 प्लस नंबर्स जो कि मैरीटाइम अरीना से मुंसलिक हैं पाकिस्तान। राइट। अच्छा मोहसिन साहब, आपने ब्रीफली बताया है, सिंस यू आर फ्रॉम नेवी, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस क्वेश्चन। समंदर में कौन से ख़तरात हैं जिनसे निमटना, और ख़ास तौर पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे ख़तरात हैं हमारे रीजन में कि जिनको देखने के लिए, उन चैलेंजेस से निमटने के लिए सी गार्ड एक्सरसाइज बड़ी अहम है? जी, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मैरीटाइम अरीना में 2 किस्म के ख़तरात दरपेश होते हैं एट एनी गिवन टाइम। नंबर 1, ट्रेडिशनल या रवायती ख़तरात जो कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एनिमी से हमें फ़ेस होते हैं इन मैरीटाइम अरीना ऑफ पाकिस्तान। सेकंड कैटेगरी ऑफ थ्रेट्स या ख़तरात हम कहते हैं गैर रवायती ख़तरात, जिसमें मैरीटाइम टेररिज्म शामिल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग शामिल है, ड्रग ट्रैफिकिंग शामिल है, इलीगल फिशिंग शामिल है, और इसके साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ शामिल है। जब हम इन दोनों ख़तरात की बात करते हैं तो इस ख़तरात से कैसे हमने निपटना है और हमने अपना रिस्पॉन्स कैसे माउंट करना है बाय यूजिंग ऑल दीज स्टेक होल्डर्स, तो इस चीज़ को रिहर्स करने के लिए हम अपनी ऑपरेशनल
टैक्टिक्स और टेक्निक्स को रिफाइन करने के लिए ये एक्सरसाइज मुनक्किद की गई है, जो कि एक्सरसाइज सी गार्ड के नाम से मुनक्किद होती है। ऑल राइट। और जब हम समंदरों की बात करते हैं और उसमें जो थ्रेट्स मौजूद हैं उनसे उनको या जो चैलेंजेस हैं हमारे उनको हम टेकअप करना होता है, तो बेसिकली किसी समंदर में सर्च या रेस्क्यू का जो ऑपरेशन होता है उसके बेसिक चैलेंजेस क्या होते हैं? जी, इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक बात कोट करना चाहूँगा। अमेरिकन थ्योरिस्ट हैं, नेवल थ्योरिस्ट आइन स्पेलर, वो अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग नेवल वॉरफेयर में बात कहते हैं समंदर की वसी के ऊपर। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ओपैकनेस, मतलब समंदर जो है वो इतना वसी है कि आपने अगर वहाँ पे कोई ऑपरेशंस करने हैं तो वो बहुत मुश्किल होते हैं आपके लिए। किस तरह से वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज होता है आपको लोकलाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन का, कि जो एक शिप है या एक कोई प्लेटफॉर्म है जो आउट एट सी ऑपरेट कर रहा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है और वो कहाँ पर हुआ है। जब ये चैलेंज आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज होता है कि जो पैरेलल रिस्पांस जो उसके अगेंस्ट हमने जनरेट करना है वो कहाँ से जनरेट होगा। थर्ड उसमें चैलेंज आता है कि जब आप उस सीन ऑफ इंसिडेंट पे पहुंच गई है, रिस्पांस आप लेके चले गए हैं, तो वहाँ पे सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है कि इंसानी जान को बचाया जाए जो उस शिप पर मौजूद है। जब उन सब को बचा लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है कि जो कार्गो है या जो शिप है जिसके साथ कोई एक नागानी सूरत हाल दरपेश हो चुकी है उसको किस तरह से महफूज किया जाए। और जब ये हम सारे काम कर लेते हैं तो जब हमने एक इंसानी जान को रेस्क्यू करके अपने जहाज़ पर ऑन बोर्ड लेके आए हैं, उसमें हमारे बहरी जहाज़ सरफेस शिप्स जिनको हम कहते हैं वो भी शामिल होते हैं, इसके अलावा हवाई जहाज़ भी शामिल होते हैं। और इसको आप मुंसलिक करेंगे ओपैकनेस के साथ कि कितना वसी समंदर है, तो आपने उन सबको लोकेट करना है और उनको सेफली सिक्योर करना है अपने जहाज़ के ऊपर। फिर वहाँ से नियरेस्ट जो भी तिब्बी इमदाद उनको अवेलेबल है हॉस्पिटल की शक्ल में, वहाँ पे उनको सेफली लेके जाना। और इसका मोहसिन साहब हमने कल अमली मुजाहरा भी देखा जब दीबल नामी एक जहाज़ जो था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उसके साथ एक इंसिडेंट जो है वहाँ पे एनकाउंटर करवाया गया और हमारा कश्मीर नामी जहाज़ था जी बिल्कुल वो उसने उसको रेस्क्यू किया। मैं चाहूँगा क्योंकि हमारी तो रसाई है लेकिन जो आम लोग हैं उनके देखने के लिए ज़रा बताइए कि कल किस तरह सारा हुआ। ये बताने का मकसद इसलिए है ताकि लोगों को हम ये बता सकें कि जो रेस्क्यू की चीज़ होती है वो कितनी ज़्यादा एफर्ट टेकिंग होती है, लेकिन आप लोग उसको कितने प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। और जैसे आप कह रहे थे कि नियर बाई जो सेहत का मरकज़ है सबसे पहले वहाँ लेके जाते हैं, तो जो कश्मीर नामी जहाज़ है हमारा उस पे ही फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड की गई जो कल हमने पूरा एक मॉडल बनाया। तो प्लीज़ ज़रा कल के हवाले से मुझे प्लीज़ जी, कल का जो हमारा एक्सरसाइज थी उसमें हमने इस एक्सरसाइज को नाम दिया हुआ था फेज़ सी फेज़ का। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये सिमुलेट किया था कि जो कि हमारी अभी रिसेंटली कुछ महीना पहले कोस्टल फेरी लॉन्च हुई है जो कि कराची से गल्फ़ कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगी। उसको हमने सिमुलेट किया था कि एक जहाज़ के ऊपर मुख्तलिफ पैसेंजर्स मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स भी हैं और फॉरेन नेशनल्स भी हैं। वो जहाज़ जब पाकिस्तान से कराची से लीव हो के आउट एट सी है तो उसके साथ अगर कोई नागानी सूरत हाल दरपेश हो गई है तो हम उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और किस तरह से इंसानी जानों को बचाया जा सकेगा। तो इसका अमली मुजाहरा कल आप सब ने वहाँ जाके आउट एट सी देखा कि किस तरह से उस जहाज़ के अंदर जो लोग मौजूद थे जो कि किसी एक क्लैमिटी की वजह से वहाँ फंस चुके थे उनको सेफली सिक्योर किया गया, उन जगह पे वो लेके आए जहाज़ के ऊपर जो कि आपने नाम लिया हमारी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज़ है PMSS कश्मीर। उस जहाज़ के ऊपर उनको सेफली रिकवर किया और फिर वहाँ पे जो तिब्बी इमदाद मौजूद होती है हमारे जहाज़ के ऊपर ऑन बोर्ड, उसकी मदद से हमने उनको फ़ौरन से तिब्बी इमदाद मुहैया की और फिर फर्दर आगे उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल भी लेके गए। राइट। ऑब्वियसली जब हर साल सी एक्सरसाइज की जाती है तो उनको इंटीग्रेट भी किया जाता है। एवरी ईयर देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, देयर आर न्यू थिंग्स दैट यू इंक्लूड। सो व्हाट वाज द थीम दिस ईयर और पिछले साल से कैसे ये मुनफरद थे? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक्सरसाइज अपनी सीरीज़ की तीसरी मश्क है। ये मश्क पिछली दो एक्सरसाइजेज से दो वजूहात की बिना पर डिफरेंट है। नंबर वन, जो हमारे पाकिस्तान के मैरीटाइम अरीना में जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको ना सिर्फ इनवाइट किया गया है इस दफ़ा बल्कि उनको जो हमारी एक्चुअल सिमुलेटेड ड्रिल्स हो रही हैं इस एक्सरसाइज में उनके अंदर
एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका भी दिया गया है, Alright. ताकि उनके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको मज़ीद रिहर्स किया जा सके और रिफाइन किया जा सके। और इसी तरह से जो बाकी एजेंसी साथ इन्वॉल्व हैं उनको भी पता चले कि लेट से FIA जो है उसका क्या काम है, उसने अपनी SOPs को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, नंबर 1। नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी सबमरीन केबल के पाकिस्तान के डिजिटल बैकबोन के मुतरादिफ हैं। उसमें डिफरेंट कंपनीज फॉर एग्जांपल PTCL, साइबरनेट, फ्रांस वर्ल्ड, ऐसी कंपनीज को भी हमने इनवाइट किया है ताकि वो आएँ और अपने सबमरीन केबल्स की प्रोटेक्शन को किस तरह से हम इंश्योर करते हैं, किस तरह से हम अपना रिस्पांस माउंट करते हैं अगेंस्ट ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। तो वो हम जो काम कर रहे हैं, ये 2 डिफरेंट काम है इस दफ़ा हम इस एक्सरसाइज में प्लान कर रहे हैं। ऑलराइट, मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और 2 से 9 तारीख के दरमियान ये है, और जितने दिन रह गए उसके लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मज़ीद इस तरह की चीज़ें हों जो आवाम के लिए मालूमाती हों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, इसी के साथ हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सो व्हेन वी वर डूइंग द इंट्रो, मैं और फैसल जरा बात कर रहे थे बसंत की और स्प्रिंग की, तो फाइनली वी आर देयर, वी आर गोना बी डिस्कसिंग अबाउट इट, क्योंकि इसका होने जा रहा है आगाज़। बसंत में वक्त कम रह गया और मुकाबला बहुत ही सख्त है। मुकाबला है एक्चुअली प्राइसेस का। पतंगे हो गए, गुड्डे, डोर सब महंगे भी हो गए हैं और अब तो मिल भी नहीं रहे, लोगों को ख़रीदने में मुश्किल हो रही है बिकॉज इट्स ऑल सोल्ड। एब्सोल्युटली दस्तयाब नहीं है, कहीं कहीं डोर नायाब हो चुकी है, ख़रीदार परेशान तो है। लेकिन इस वक्त जो लाहौर का माहौल बना हुआ है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो हम अपने नुमाइंदे अफजाल अब्बासी की जानिब चलते हैं। अफजाल, कुछ पूछूंगा नहीं मैं, गहमा गहमा दिखाइए लाहौर की, दिखाइए। जी बिल्कुल, बसंत की तैयारियों में वक्त कम और मुकाबला सख्त है। फैमिलीज भी बहुत बड़ी तादाद जो हैं वो मोची बाज़ार का रुख कर रही हैं, और लेकिन जो ख़रीदार हैं उनके शिकवे शिकायतें अपनी जगह पे। ख़रीदारों से बात करते हैं। सर बताइएगा, आपने पतंगे ले ली हैं, माशाल्लाह मुबारक हो। सुना है सामान शॉर्ट हो गया? सामान तो शॉर्ट हो गया है पर महंगा बड़ा हो गया है। ये देखें, एक पतंग हमने ली है, ये 3000 रुपये की, और एक ही ले सकते हैं फिर हम। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि क्योंकि ज़्यादा इनको स्टॉल लगाने चाहिए थे और भी जगहों पे लगाने चाहिए थे। ये पतली सी गली है, रात को हम आए तो हम तो घुसने की जगह नहीं थी, तो अब सुबह पहुँचे ताकि कुछ पतंगे ले सकें। तो अब देखें, छोटे गुड्डे लिए हैं, पौना गुड्डा लिया है जनाब है। आप बताएं, आपने कहाँ पे प्लान किया बसंत मनाने? हमने जी वैसे तो जौहर टाउन में हमारी अपनी छत है, अपनी फैमिली के साथ हम मिलके करेंगे, और बाकी फिर हम शायद कुछ लोग कोई हमें इनविटेशन भेजें तो हम उनके घर जाएंगे। ऐसे ही जो बसंत का सामान महंगा हुआ, शॉर्ट हुआ, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस जी, उस हवाले से छोटे गुड्डे जो हैं, जो सफ़ेद वाले हैं पीछे, ये तो 250 के 200 रुपये के मिल गए हैं। मगर ये वाले हैं ना, ये काले वाले, ये हमें 3000 का मिला। मगर ये डेकोरेशन के लिए लिया हमने कि अगले साल पता नहीं आती है कि नहीं, तो एक यादगार हमारे पास रह जाएगी, तो इसलिए थोड़ा खर्चा कर लिया है। मगर दुकानें और जगहों पे भी हैं, लोग मोची दरवाजे ही आ रहे हैं सारे। अब ये भी कसूर हम नहीं कह सकते कि लोगों का है, तो बस। बिल्कुल, खरीदारों का कहना है कि मोची दरवाजे पर जो है बहुत ज़्यादा रश है खरीदारों का, फैमिलीज़ का, और उनकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बसंत के लिए जो पतंगे हैं, गुड्डे हैं और डोरे हैं वो ख़रीद सकें और इस त्यौहार को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर सकें। जी, मैं तो साल लगे हाथों एक आधी आप खरीद ही लें अगर अभी भी कोई मिलती ये स्टोरेज कर ले, जिस तरह से वो खातून भी बता रही थी कि अगले साल पता नहीं हो ना हो, हम तो डेकोरेशन यादगार के तौर पर रख लेंगे। बट एक्चुअली ये ऐसी चीज़ है, मुझे तो लग रहा है ये गुड्डे वुड्डे ब्लैक में भी बिक रहे होंगे वहाँ पर, किसी ने बल्क में खरीद लिए होंगे, बिकॉज इट्स ऑन हाई ऑन डिमांड। बट ऑन द बसंत डे जो माहौल होने वाला है, लोगों की छतों पर हर जगह से बो काटा और गानों की आवाज़ आ रही होगी, लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ये वो चीज़ है जिसको हम देखना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिकली भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह के जो इवेंट्स है, ये पाकिस्तान का सॉफ्ट मैसेज भी सेंड आउट कर अगर रहे हैं। किसी को अभी जाना है लाहौर तो वो ये सुन ले, इस वक्त एक साइड का किराया 78,000 जा चुका है। तो वो ये देख ले कि उसे जाना है या यहीं बैठ के एंजॉय करना है, तैयारियां क्या हैं। और बसंत से जुड़ी जो एक मसला था उसको एड्रेस करने के लिए तैयारियां क्या हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि हम मनाएं, लेकिन वो ऐसे मनाएं कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। डीजी वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनन आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे। येस, यू आर ऑफिस बेयरर, लेकिन हर लाहौरी के अंदर इस वक्त एक वो लाहौरी जाग चुका है जिसने अपने बचपन में गुड्डियाँ उड़ाई हैं, पतंगे उड़ाई हैं, पतंगे लूटी हैं, वो काटा का नारा लगाया है। तो क्या तैयारियां हैं सर? तैयारी तो खैर आखिरी मराहिल में अब दाखिल हो चुकी होंगी,
क्या क्या प्रिपरेशन है बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू एंड यस बात यह है कि इस वक्त बड़ा जोश व खरोश नज़र आ रहा है पब्लिक के अंदर, क्योंकि एज यू एवरीबॉडी इज़ अवेयर ऑफ के ये बसंत और ये जिसको हम काइट फ्लाइंग कहते हैं, ये 25 साल से यहाँ पे बंद था और इस पे लोग नहीं इसमें एंजॉय कर पा रहे थे। और बेसिकली ये जो काइट फ्लाइंग का जो फेस्टिवल है इट्स इज़ वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड विद योर स्प्रिंग की आमद के साथ भी। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ज़मीन पे फूल जो है अपना रंग ला रहे होते हैं, साथ साथ आसमान पे रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही होती हैं। अब इसमें इस वक्त ये है चूँकि अब आफ्टर 25 years पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इट बैक, सो गवर्नमेंट ने इस पर बहुत मेहनत की, इसके SOPs बनाने में, इसकी डूज एंड डोंट्स बनाने में, इसके कौन सी चीज़ें ख़तरनाक है उसको अवॉइड कर दी, उसको डिलीट कर दी, उसकी मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है कि कोई ऐसी ममनुआ चीज़ मार्केट में ना आ जाए जिसकी वजह से कोई ना कोई खुदा न खासा कोई हादसा ना हो जाए। बिल्डिंग्स के सर्वेज हो रहे हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग इस काबिल हैं कि उसके अंदर आप मैक्सिमम लोग आ सकते हैं। वी आर गिविंग दी अवेयरनेस कैंपेन एज वेल फॉर द पीपल के जी अपनी छतों पे मैक्सिमम लोग ज़्यादा, इससे ज़्यादा लोग ना लेके आएँ जो उसकी कैपेसिटी है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये चीज़ इक़दाम हो रहे हैं वहाँ पे जनरल पब्लिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब उनको एक तमाम तरीक़ेकार वाज़े करके बता के दे दिए गए हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में पब्लिक हैज़ टू नाउ बी वेरी अवेयर ऑफ एंड दे शुड बी कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट एंड विद द अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं साहब करनी। एक खातून अभी हमारे अपने तासुरात शेयर कर रही थी एंड शी सेड मतलब लोगों को ये डर है कि यार ये इतना अच्छा फेस्टिवल है, पता नहीं अगले साल होगा या नहीं। सो दिस इज समथिंग दैट पीपल वांट टू सेलिब्रेट एवरी ईयर। सो आई एम श्योर लोग कोशिश करेंगे कि वो ऐसी चीज़ें ना वहाँ ना जाएं, वो बाउंड्रीज टच ना करें जहाँ उनकी गलती से ये इवेंट जो है उनके हाथों से निकल जाए। बट सबसे बड़ा आई फुली अंडरस्टैंड। देखिए ना, गवर्नमेंट ने इसको सेफ बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। द गवर्नमेंट हैज गॉन ऑफ द वे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पब्लिक के लिए 3 दिन के लिए तमाम ट्रांसपोर्ट जो बसेस वगैरह हैं 500 बसेस ऑन द रोड होंगी, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। पब्लिक के लिए यंगो के जो रिक्शा राइड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी फॉर 3 days के लिए। सो आई थिंक दीज आर ऑल द एफर्ट्स व्हिच हैज बीन टेकन एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब to ensure the best possible ways to ensure that the safest Basant can be celebrated, और ताकि लोगों को अगले साल इससे ज़्यादा दिनों के लिए मैसर हो सके। और आप देखें इसके साथ खाली इट्स नॉट अ फेस्टिव विच पीपल आर एंजॉइंग, इसके साथ साथ इकोनॉमिक जो लोगों की जो बिजनेस हैं वो बड़े रिलेटेड हैं। लोगों के बिजनेस देखें आप, 1-2 दिनों में कितने करोड़ों का बिजनेस लोगों ने कर लिया। आई रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड लोग दूसरे मुल्कों से आ रहे थे। देयर वाज अ ह्यूज कम्युनिटी कमिंग फ्रॉम यूरोप ऑल जस्ट टू सी के पाकिस्तान में बसंत किस तरह से मनाई जाती है। आई एम श्योर देयर वाज अ टाइम जब हम इंडिया को भी इकोनॉमिकली वी वर डूइंग बेटर देन व्हाट इंडिया कुड गेट फ्रॉम दिस काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। यू आर क्वाइट राइट बिकॉज लाहौर की जो ये काइट फ्लाइंग बसंत हुआ करती थी, ये इट वाज सो पॉपुलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि आपको इन दिनों में, शायद ईद के दिनों में जो बाहर से आने वाले जहाज इतने फुल बुक नहीं होते थे जितने इस दिनों में होते थे। तमाम होटल्स के रूम बुक होते थे, तमाम बड़े बड़े प्लाजास की छतें बुक हो जाती थी। सो आई थिंक पीपल आर गेटिंग टू देयर फ्रॉम। और आप ये देखें कि 25 साल का बहुत बड़ा गैप होता है, उसमें जो जनरेशन उस वक्त थी जो कि शायद 10 साल की थी, जो अब दे विल बी अराउंड 35 एंड सो ये वो लोग होंगे जिनको शेप पता है कि पतंगों की तनामे कैसे डाली जाती हैं, पतंग को कनी किस दी जाती है, झप कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज़ हैं, और पेचे कैसे लगाए जाते हैं। तो ये अब जो जनरेशन ये 20s में है, शायद इन्होंने प्रॉपर्ली वो पतंगबाजी का पता भी नहीं है इनको। लेकिन आई थिंक everybody has a right to enjoy it in the safest possible manner and support the efforts taken by the government of Punjab. Absolutely. नजमुल साकिब साहब, अभी आप इकोनॉमिक उसकी सर्कुलेशन की बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइएगा मज़ीद कि सिर्फ ये नहीं कारोबार के, सिर्फ पतंगबाजी का नहीं, इसमें मतलब लोग नए कपड़े ख़रीद रहे हैं ख़ास, फिर आपकी खाने पकवान और ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये पूरा इन सर्कल ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हो जाता है? देखिए, अगर आप तो इसको डायरेक्ट बेनिफिशियल है वो तो ये है काइट फ्लाइंग की बनाने वालों से, डोर लगाने वालों से, ट्रेडर से, सेलर से। लेकिन इसके सपोर्ट में जो लोग हैं
वो एक अलग पूरी की पूरी एक टीम होती है। फॉर एग्जांपल जब छतों के ऊपर रात को आपकी वहाँ पे बारबेक्यूज चल रही होती हैं, फिर वहाँ पे आपकी ये कपड़ों की है, फिर आपकी आपने खुद बताया कि जी जैसे वहाँ पे ढोल वाले हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इन सारे लोगों का रोजगार इन चीज़ों के साथ कनेक्ट हुआ होता है। और इन दिनों के लिए ये मतलब ये नान बनाने वाले लोग हैं, सो आई मीन यू नेम द थिंग्स, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और स्पेशल ड्रेसेस लोगों ने पतंगबाजी के हिसाब से मार्केट में बिक रहे हैं। So all allied businesses which was not directly, but they got involved somehow, which has been linked with this one. And I believe if it is going to be safe one, successful one, the government of Punjab will take it for the more days for next year, inshallah. We तो hoping कि not just in Punjab but across Pakistan हम इस event को enjoy कर सके, celebrate कर सके। बहुत शुक्रिया, was wonderful to have you and host you on the show. Thank you. तो इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। Stay with us. See you after this. वेलकम बैक अगैन। और अच्छी खबर ये है कि वफाकी वाने सनत और तिजारत की जानिब से पाकिस्तान में पहला मकामी शफाफियत इंडेक्स मुतारफ़ करवा दिया गया है। और उसके पीछे वजह यह है कि जो गवर्नेंस है और इदारा जाती जो एतमाद है, एक तो उसको बहाल किया जाए, उसे बेहतर किया जाए। और एक सर्वे किया गया जिसमें मकसद ये था कि अवामी इदारों पर एतमाद को बढ़ाया जाए और फिगर आउट किया जाए कि लोग क्या सोचते हैं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। अच्छा, ये सर्वे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था और उसमें लोगों से सवाल किए गए कि करप्शन के हवाले से, रिश्वत सतानी के हवाले से। तो 70% से ज़ायद लोग थे जिन्होंने इस तासुर को गलत करार दिया कि उनका कोई काम है और वो रिश्वत के बग़ैर जो है वो नहीं हुआ। तो 70 से ज़ायद लोग अगर ये कह रहे हैं कि उनका काम रिश्वत के बगैर हो रहा है, वेल 68%, दैट्स द पर्सपेक्टिव। इस पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर वाइस सदर FPCCI साकिब फयाज मगलू हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थोड़ा सा सर्वे के बारे में बताइए, क्या कुछ सवालात किए गए थे और क्या फिर कुछ निकल के सामने आया? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज़रा ख्याल का मौका दिया। और एक्चुअली फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक सर्वे कराया। स्पॉस एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी प्रेजेंस तकरीबन 90 कंट्रीज के अंदर मौजूद है। और उसमें जो सर्वे का जो मेन मकसद था कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन है, जो कि परसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि इधर बहुत ज़्यादा करप्शन है, इधर सरकारी इदारों में बहुत ज़्यादा अकरब परवरी है। तो उसमें जो है वो किस तरह इस परसेप्शन को जो है वो ठीक किया जाए, तो हमने इसको एक सर्वे कराया और उसमें ये बात सामने आई कि जो परसेप्शन था कि तमाम सरकारी इदारों में 68% लोगों का परसेप्शन था कि वहाँ पे रिश्वत दी जाती है या वहाँ पे करप्शन है। लेकिन जब एक्चुअली जो एक सर्वे किया गया कि किन लोगों को वाकई में ऐसा उनको एक्सपीरियंस हुआ या उनको ऐसा तजुर्बा हुआ कि उनको रिश्वत देनी पड़ी, तो उसमें से जो हमारे टोटल जो था ये सर्वे, ये सैंपल होता है, वो हमेशा सर्वे का ये तरीका होता है कि उसमें से कुछ लोग जो सैंपल्स जो एक ऑडियंस होती है उसको उससे सवालात होते हैं। तो अलग अलग मुख्तलिफ लोगों से, जो कि 6000 लोग थे, उनसे ये सवाल किया गया। तो उसमें से सिर्फ 27% लोगों ने कहा कि हमें ये तजुर्बा हुआ है। और लेकिन परसेप्शन ये था कि 68% उधर करप्शन है और 68% जो है वहाँ पे रिश्वत ली जाती है। इसी तरह सरकारी इदारों में जो था कि अकरबा परवरी है, तो उसमें भी जो है वो 56% था परसेप्शन। लेकिन जब उनसे जब सवालात किए गए और एक्चुअल लोगों से पूछा गया कि उनका एक्सपीरियंस रहा या वो क्या समझते हैं, तो उसमें जो है वो सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि
हाँ, ये हमारे साथ तजुर्बा हुआ है। तो एक्चुअली जो परसेप्शन जो था वो उसके बहुत ही ज़्यादा एक वाइड मार्जिन था और जिनका तजर्बा था वो मैं बहुत कम समझता हूँ थे। जी, तो आप वो जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक वाइड मार्जिन और बहुत ही जो उसमें था कि जो फिगर्स हमारे सामने आई। देखिए, राइट। हमें ज़रूरत है अपने मुल्क के परसेप्शन को ठीक करने की। हम लोग जो है हमारी गवर्नमेंट हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी ये मिल के कोशिश कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आएं और उनका इत्मीनान बहाल हो। लेकिन ये बहुत बड़ा एक हर्डल सामने इस परसेप्शन की वजह से आ रहा था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान जो है वो जितना पोटेंशियल उसमें है और जितनी फीजिबल है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए या अच्छा फयाज साहब, अट्रैक्टिव है हाँ किसी बिल्कुल भी ठीक है, आपकी फॉरेन बात हम तक इन्वेस्टर्स पहुंची के है। लिए। राइट राइट तो राइट। वो मैं समझता हूँ कि ये जो है ऑलराइट, बहुत आपकी ही बात हम तक पहुंची। मैं ज़्यादा इसमें एक इफेक्टिव है। क्वेश्चन मैं पुट अप करना चाहता हूँ कि जी। हमारी जो फाइंडिंग्स फिर इसमें से हैं वो ये है कि जो परसेप्शन और रियलिटी उसका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है ना। इससे क्या हम अखज़ कर रहे हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों के सर्वे के मुताबिक इतनी करप्शन नहीं है या इतनी ब्राइबरी, चलें उसको देख लें, नहीं है। बट फिर जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो इस हवाले से कोई सर्वे जारी करते हैं तो उसमें वो तय दर तय बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इतनी है, इस डिपार्टमेंट में इतनी है। सो फिर उसका क्या करें, वो ठीक कंपैरिजन नहीं है कैसे क्या? है? हाँ जी, देखिए स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने बताया कि ये 90 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है और उसमें भी इन्होंने अलग अलग इदारों में बताया कि जैसे ट्रैफिक पुलिस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, FBR है, पब्लिक एजुकेशन है, नादरा है, एक्साइज एंड वेसल रजिस्ट्रेशन है, पुलिस है, पासपोर्ट सर्विस है, कस्टम डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है और लैंडलॉर्ड मैनेजमेंट है, डिस्कोज है। इस वक्त तमाम जो गवर्नमेंट के ये इदारे हैं उनको तमाम के बारे में ये पूछा गया और तमाम के बारे में पहले परसेप्शन एक लोगों से एक ऐसे इंटरव्यू किया कि आपका परसेप्शन क्या है, कि फिर कितने लोगों ने जो है वो उसमें जैसे रिश्वत के बारे में 68% लोगों ने बोला और फिर जब उनसे जो सवाल किया गया कि आपका जो है वो एक्सपीरियंस आपका कितना रहा है या आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है या आपने खुद ऐसे किसी इदारे में ऐसे रिश्वत दी है या भूलना तो चाहिए फिर कि वो वक्त बिल्कुल के ही वो साथ चेंज साथ हो गया। ट्रांसपेरेंसी आई है, शफाफियत आई है, करप्शन कम हुई है और चूंकि वो परसेप्शन होता है वो साल साल से बनता चला आता है, लेकिन जब उसमें बेहतरी आती है वो हाईलाइट नहीं हो पाता। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई एम श्योर इसमें कोई सर्वे के हवाले से पता चला होगा और उन्हें सीखा होगा, बल्कि सुनने और देखने से भी बहुत सारे लोगों का परसेप्शन क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।